दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में क्या ममता हारी या फिर हराई गई। अब ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमीन पर अगर आप चुनावी आंकड़े देखें, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल डेमोग्राफी कहते हैं, उन आंकड़ों में ममता को शिकस्त देना बंगाल के भीतर आसान नहीं है और बरसों से बीजेपी देखती आ रही है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी हारी और मोदी जीते। सवाल यह है कि किस दांव से मोदी गुजरात यानी गुजरात लॉबी ने ये जीत हासिल की है। अब सच्चाई यह है कि मोदी ने कोई रातों रात दांव नहीं चला है, बल्कि ममता की जो घेरेबंदी थी 1.5-2 साल से लगातार हो रही थी और बार बार अमित शाह कलकत्ता जा रहे थे, बंगाल जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल वॉर रूम इस्टेब्लिश कर दिया था और कई साथी उनके, जिसमें से सुनील बंसल जो पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, फिर इनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया। एक पूरी टीम अमित शाह की 24/7 काम कर रही थी। वो सिर्फ यही देख रही थी कि कहाँ लूप होल है और यहाँ क्या खेल करना है, क्या दांव चलना है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट दांव था वो वोटों का खेल था, जिसे SIR भी कहते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा गेम को समझिए। जैसे SIR के जरिए 27 लाख वोटर जो एलिजिबल हो सकते थे, मैं किसी मृत का या जो लोग एब्सेंट हैं या अपना घर छोड़ चुके हैं या घुसपैठी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग एलिजिबल थे, डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी लेकिन वो मौजूद थे, ऐसे लोग 27 लाख थे जिनको वोट देने से रोका गया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो बहुत देरी हो गई है, सर पर चुनाव है, ये लोग अगली बार वोट दे सकते हैं। सोचिए, अब ये जो 27 लाख वोटर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी की हार में, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप मशहूर सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव की बात मानेंगे तो इनका कहना है कि 27 लाख का मतलब है टोटल वोटर का 4.15%, 4.15% जो कुल वोट पड़े वोटर हैं उनका 4.25%। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, 4.25% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब हम देख लेते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वोट परसेंटेज दोनों पार्टियों के क्या दिखा रहा है। रात 8 बजे, आज रात 8 बजे का जो आंकड़ा है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आंकड़ा वैसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। बीजेपी को 45.84% वोट मिला है, वोट उनका वोट परसेंटेज है, और टीएमसी को 40.77, 40.77% उनका वोट शेयर है। यानी एक वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो 5% के आसपास आता है और इतना ही परसेंटेज, 4.25%, इतना ही परसेंटेज वोट काट दिया गया। यानी जितने अंतर से ममता हार रही हैं उसका बहुत बड़ा खेल इस SIR नहीं कर दिया और इसके गवाह कौन है? आंकड़े हैं। अब यहां एक और बात गौर करिए, बंगाल में तकरीबन 112 के आसपास मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज हैं, यानी जिन सीटों पर मुस्लिम वोट माने रखता है, 25% है, 30% है, उससे ज़्यादा है, 112 सीटें हैं। और इत्तेफाक देखिए कि ये जो 4.25% वोट कट रहा है, यानी जो एलिजिबल लोग थे जिनको वोट देने नहीं दिया गया एक तरीके से किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, ये ज़्यादातर लोग इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में से हैं। मालदा है, मुर्शिदाबाद है। और हमारे साथ एक महिला पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे बताया बाकायदा कैमरे पर कि वो जब मुर्शिदाबाद गई, मालदा गई, बहुत से मुस्लिम परिवारों से मिली और थोक के भाव उनको ऐसे लोग मिले कैमरे पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, सारे दस्तावेज थे, एक आध कमियां थी जो ठीक हो सकती थी, जिन्हें ठीक करना चाहिए था, उनसे वोट का हक इस बार छीन लिया गया। और देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि भाई क्या है, अगली बार दे दीजिएगा वोट। सुनिए पहले इस महिला पत्रकार को सुनिए। कि भाई हमारा तो पासपोर्ट भी है, मेरे माता पिता का नाम आ चुका है, तो बाल बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? हम ऊपर से तो नहीं टपके हैं कि आपने हमारा नाम काट दिया है, तो हमें जवाब कौन देगा? हम क्यों इतने बड़े अधिकार से वंचित रहेंगे? और लोगों में बहुत गुस्सा था, कुछ लोग तो रोने भी लगे। और एक बड़ी बात यह है कि अच्छी खासी तादाद में, मतलब हम तो एक परिवार के पास गए थे, लेकिन अच्छे खासे संख्या में लोगों ने हमें घेर लिया। वो बज़ाब्ते वीडियो भी हमने की है।
खबर अनफिल्टर्ड पे कि बाज़ाब्ते किस तरह से लोग घेर रहे हैं और अपनी अपनी पीड़ा बता रहे थे। अब दोस्तों कारण सिर्फ एसआईआर या वोट काटने का खेल नहीं था, और भी कई खेल हैं। जैसे एक राज तो आज मोदी जी ने खुद ही खोल दिया। विजय उत्सव जब बनाने गए आज वो अपनी पार्टी के मुख्यालय, वहीं पर एक राज खोल दिया। और राज क्या है? वुमेन रिजर्वेशन बिल। यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो मॉनसून सेशन में लाया जा सकता था, 2 महीने बाद उसको आप ला सकते थे, उसको आप बंगाल की वोटिंग से पहले क्यों ला रहे हैं? एन वक्त पर क्यों लाए? अचानक क्यों ला रहे हैं? पार्लियामेंट चल नहीं रही तो स्पेशल सेशन लगा रहे हैं। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल किस लिए लाया गया था, जिसको डिलिमिटेशन से जोड़ा गया था? सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए लाया गया था। और ये राज किसने खोला? मैंने नहीं खोला, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने नहीं खोला, मोदी जी खुद बता रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि जब वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाए थे तो कांग्रेस ने, टीएमसी ने, डीएमके ने समर्थन नहीं किया। अब समर्थन दोस्तों इसलिए नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस ने, टीएमसी ने, सभी विपक्ष दल ने वुमेन रिजर्वेशन का पहले ही समर्थन कर दिया था। इस बार थोड़ा सा मोदी जी नए फॉर्मेट में लाए और डिलिमिटेशन, सीटें बढ़ाने का जो मामला था उसके साथ जोड़ दिया। तो वहां पर विपक्ष ने विरोध किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप अभी पुराना वाला रिजर्वेशन बिल लाइए, हम पास कर देते हैं। तो सारा जो ट्रैप था मोदी जी का नारी शक्ति को लेकर, वो नज़र दरअसल बंगाल पर थी, क्योंकि इस बिल के बाद ही बंगाल में वोटिंग होनी थी। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को पता है कि पिछली बार उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि महिलाओं ने बीजेपी की जगह ममता को वोट दिया। और एक बहुत बड़ी संख्या में दीदी के साथ दीदियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये वो मोदी जानते थे। तो कहीं ना कहीं इस बिल को इसलिए लाया गया क्योंकि ममता के महिला वोटर को टारगेट करना था। अब और भी बहुत से कारण हैं जो मैं आगे एक्सपर्ट से डिस्कस करूंगा, खुलासा करूंगा, लेकिन एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2-2.5 बरस पहले जेपी नड्डा जब भाजपा के अध्यक्ष थे, जाने अनजाने पटना में इनके मुंह से निकल गया, कैमरे के सामने निकल गया कि कुछ बरसों बाद इस देश में क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे, रीजनल पार्टीज नहीं रहेंगी। और इत्तेफाक देखिए कि वो सारी जो स्कीम है क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की, वो अब हमारे आंखों के सामने धीरे धीरे आ रही है। यानी आप कह सकते हैं विपक्ष मुक्त भारत, एक ऐसा भारत, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां विपक्ष होगा नहीं, और अगर होगा तो फिर वो चापलूस ही होगा, नायडू बाबू जैसा ही विपक्ष होगा अगर होगा, जो साथ देगा मोदी का, भले ही विचारधारा अलग अलग क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर इन 2-2.5 सालों में जब से नड्डा साहब ने कहा है, हमने शरद पवार की पार्टी को टूटते हुए देखा, हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बिखरते हुए देखा, उद्धव ठाकरे के हाथ से कुर्सी जाते हुए देखा, बल्कि कुर्सी उनसे छीन ली गई। उसके बाद हमने नीतीश कुमार का हाल देखा, लालू का हाल देखा, तेजस्वी का हाल देखा, जो रीजनल पार्टीज हैं, और हर पार्टी को किसी ईडी सीबीआई खेल से खत्म किया गया। नीतीश कुमार को तो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनाने के बाद हटा दिया गया। आज पता नहीं कि नीतीश कुमार कहां है। और नीतीश कुमार का वही हाल है जो उड़ीसा में बीजू जनता दल के सुप्रीमो नवीन पटनायक का हाल मोदी जी ने किया। और आज 2 और बड़े नेता क्षेत्रीय दलों के, एमके स्टालिन, उनका मैं दी एंड तो नहीं कहूंगा, उनका सूर्यास्त, और दूसरी तरफ ममता को पराजित करके किनारे करना। यानी एक विपक्ष मुक्त भारत जहां क्षेत्रीय दलों को, खासकर जो गैर भाजपा दल हैं, जो भाजपा को अपोज करते हैं, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। बहरहाल जो बड़ा सवाल है आज के नतीजे आने के बाद कि क्या मोदी के सिस्टम को, मोदी ने जो सिस्टम अब खड़ा कर दिया है, एक आप कह सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम खड़ा कर दिया है, उसमें ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है, चुनाव आयोग भी है, न्यायपालिका भी है, सारी एजेंसियां भी हैं, पैसा भी है, कॉरपोरेट भी है, मीडिया भी है, बहुत सी चीज़ें, पूरा गरम मसाला है। क्या इस सिस्टम को अब हरा पाना बहुत मुश्किल होगा? और अगली चुनौती जो होगी साल भर के अंदर, उसका सामना अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा और केजरीवाल को पंजाब में करना पड़ेगा। पंजाब के चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ हुई, आप सबको पता है। क्या अब मोदी को हराना इतना आसान नहीं होगा? और एक नया सिस्टम उन्होंने इवॉल्व कर लिया है जब से वो 4 जून 2024 उनको एक शॉकिंग, आप कह सकते हैं एक शॉकिंग डिफीट मिली, जहां वो 400 का सपना देख रहे थे, 240 पर आ गए। और मोदी खुद बनारस से ट्रेल कर रहे थे। वो तो अगर थोड़ा सा अजय राय ने और मेहनत कर ली होती
प्रधानमंत्री हार भी सकते थे। ये वही शौक है जिसके बाद मोदी ने एक नए सिस्टम को इवॉल्व किया, और यही सवाल मैंने अशोक वानखड़े टाइगर से पूछा है, और मुझे लगता है कि टाइगर जैसे बेखौफ पत्रकार ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बेखौफ भी हैं, बीजेपी के अंदर की खबर भी रखते हैं। टाइगर को सुनिए, साथ में डेटा और स्टैटिस्टिक्स के जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे, उभरते पत्रकार अभिषेक कुमार। टाइगर, क्या मोदी के सिस्टम वर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूं, क्या इस सिस्टम को अब हराना बहुत मुश्किल है, खासकर गैर भाजपा पार्टियों के लिए? नहीं, अब तो गैर भाजपा पार्टी रही नहीं। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल अब मोदी जी के इस सिस्टम को हरा नहीं पाएगा, ये नामुमकिन है। नामुमकिन? यस, नामुमकिन है, क्योंकि हम लगातार आपके चैनल पे एक बात कह रहे थे दीपक भाई कि बंगाल के नतीजे इस देश की राजनीति तय करेंगे। क्यों कहा था? इतना कुछ होने के बाद यदि ममता दीदी 200 क्रॉस करती तो आश्चर्य होता। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि सब कुछ खोलने के बाद भी यदि आता है तो फिर इसका मतलब अब सारे इनके जो सिस्टम है टोटल फेल है, सारे फेल हो गए, और आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएंगे। लेकिन अब आने वाला चुनाव यूपी में 300 पार बीजेपी, आज लिख लीजिए, परिसीमन भी होगा, ये भी लिख लीजिए 2029 के पहले, और 700 सीटों में से 500 प्लस 600 प्लस बीजेपी आई तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी की ये नहीं है। इस विजय रथ को चला बीजेपी रहा है। इसके जो जो मुख्य पहिए हैं वो कौन से हैं? एक पहिया चुनाव आयोग है, दूसरा पहिया न्यायपालिका है। ओके, ये पहियों के साथ आपका विजय रथ चल रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? इसी रोकने का काम कौन करता है? आप देखिए, जितने डिफॉल्ट वोटर्स है उससे कम ही गैप होगा दीदी के और बीजेपी के टोटल पोल में। जब आएगा नतीजा तो उस पर एक शो करिए आप, कितना टोटल हुआ। जिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा दीदी का कब्जा हुआ करता था, गढ़ था उसका, उसमें सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम कटे, वहां नतीजे सामने हैं। आप मुझे बताइए, आपने इतने चुनाव देखे जीवन में, आप और हम करीब करीब साथ में चुनाव देखते आ गए हैं। अभिषेक तो बहुत युवा है हमसे। किसी भी चुनाव में ऐसा चुनाव होता हुआ मैंने नहीं देखा। लाखों के तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स मैंने नहीं देखा। चुनाव आयोग डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर तक लगातार तबादला करता मैंने नहीं देखा। ऐसी एसआईआर होते हुए मैंने नहीं देखी। एसआईआर पूरे देश में एक होनी चाहिए। एसआईआर है तो एसआईआर है। बंगाल की एसआईआर अलग क्यों है? वह माइक्रो ऑब्जर्वर, फला ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर, मतदाता सूची में एक डिफॉल्टर, मतलब एक ये डाउटफुल ये कैटेगरी कहां से आ गई? आज तक देश आजाद हो गया तब तक जब भी मतदाता सूची बनी है, एसआईआर पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले बार भी हुआ, इसके पहले भी हुआ। 34 लाख डिफॉल्टर्स, मतलब ये मतदाता सूची में है लेकिन मतदान नहीं कर पाते। सपोज इस 34 में से 30 लाख लोग मतदान के लिए सही पाए गए, क्या होगा? क्या उससे बंगाल के चुनाव बदलाव नहीं हो सकता? तो ये तो आपने एक अच्छे खासे पहलवान के साथ कुश्ती खेली, लेकिन उस पहलवान के हाथ पैर सब बांध दिए।